नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जब हम बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की बात करते हैं तो बीएसएनएल फिटमेंट फैक्टर का मामला सामने आता है। ठीक है, यानी कि अगर हम फिटमेंट फैक्टर की देखें तो बीएसएनएल कर्मचारियों की डिमांड है कि 15% फिटमेंट फैक्टर कर दो। ठीक है, किसे? सरकार से। ऐसे पेंशनर्स यूनियंस की भी डिमांड है कि 15% लागू कर दो। अब 15% क्यों? क्योंकि देखिए, इफेक्टिव डेट 2017 के हिसाब से जब सिफारिश की गई थी तो 15% फिटमेंट की गई थी। ये किस टाइम की बात है? आज से 9 साल पहले की। अब 9 साल बाद हो गया है तो भाई साहब, अगर इस समय 15% से कम फिटमेंट फैक्टर लागू करते हैं तो ये हिसाब से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 9 साल बीत गए हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई भी काफी ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो इस हिसाब से 15% फिटमेंट फैक्टर लागू करना चाहिए। अब देखिए, एक सवाल आ रहा है, यहाँ पर सरकार क्या कर रही है? पेंशनर्स और कर्मचारियों में भेदभाव कर रही है। ठीक है, अब वो भेदभाव ऐसा है कि यहाँ पर क्या है, पेंशनर्स को 15% फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा और कर्मचारियों को 0 से 5% फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि क्या है कि बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स लगभग दोनों बराबर है। कर्मचारी वर्किंग डे पर फिलहाल बीएसएनएल में काम कर रहे हैं, तभी बीएसएनएल आगे बढ़ रही है। तो फिर कर्मचारियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? उनको 0 से 5% और पेंशनर्स को 15% फिटमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इस डाउट को क्लियर करने वाला हूं कि अगर पेंशनर्स को 15% मिलता है और कर्मचारियों को 0 से 5% फिटमेंट मिलता है तो इसका क्या असर पड़ेगा बीएसएनएल पर। ठीक है, यानी कि अगर कर्मचारी को कम मिलता है और पेंशनर्स को ज्यादा मिलता है तो क्या इससे कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं, या फिर इस पर सरकार की क्या राय है, यानी कि सरकार क्या रुख रखती है, बीएसएनएल क्या रुख रखती है। ठीक है, आज डिटेल तरीके से इस बारे में जानकारी देने वाला हूं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो मामला है वाकई में बहुत पेचीदा है और कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच में काफी समय से ये तनाव का कारण बना हुआ है। ठीक है, जब 1 जनवरी 2017 से थर्ड पीआरसी बकाया है, यानी कि पेंडिंग है, तो दोनों वर्गों को एक ही चश्मे से देखा जाना चाहिए, यानी कि एक समान देखा जाना चाहिए। दोनों की थर्ड पीआरसी 2017 से पेंडिंग है, दोनों को लाभ 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ ही मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। चलो हम ये मान लेते हैं कि पेंशनर्स की पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि डोट से आती है। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर क्या है, इससे वर्किंग कर्मचारियों का क्या लेना देना, यानी कि वर्किंग कर्मचारियों को कम क्यों मिल रहा है फिटमेंट फैक्टर, है ना? यहाँ पर उसका भी हम समझेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो भेदभाव क्यों किया जा रहा है, पेंशनर्स को 15% और वर्किंग स्टाफ को 0 से 5% देख लेते हैं। देखिए, सरकार या विभाग डोट जो की है, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? अफोर्डेबिलिटी क्लोज। ठीक है, यानी कि सामर्थ्य की जो शर्त है, यानी कि जो मुनाफे की शर्त है वो है। ठीक है, अभी वर्किंग स्टाफ के बारे में जो पेज है वो देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे कि यानी कि जो पीएसयू है, जैसे कि बीएसएनएल हो गया, एमटीएल हो गया, के नियम है कि वेतन वृद्धि तभी होगी जब कंपनी पिछले 3 साल से लगातार मुनाफे में होनी चाहिए, क्योंकि कंपनियां अभी फिलहाल घाटे में चली है। बीएसएनएल पिछले 2007 से लेकर अभी तक यानी कि 2025 तक तो लगभग घाटे में थी। 2025 में जाकर बीएसएनएल ने पिछले समय के मुकाबले 262 करोड़ का प्रॉफिट किया था। ठीक है, कैसे किया था? क्योंकि 4G सेवाएं, जो 4G सर्विसेज है वो लॉन्च हो गई थी और काफी पसंद की जा रही थी। ठीक है, और 2025 की जुलाई के टाइम पे जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है, जियो, एयरटेल वगैरह, इन्होंने अपना जो प्लान के रिचार्ज महंगे कर दिए। अचानक से अपने प्लान के रिचार्ज महंगे कर दिए थे। कम से कम 30 से 35% तक वृद्धि कर दी थी प्लान के रिचार्ज में। ऐसे में क्या है, बहुत सारे सब्सक्राइबर वहां से टूट के बीएसएनएल में ऐड हुए और उन्होंने सोचा कि बीएसएनएल की 4G सेवा लॉन्च हो गई है तो इससे क्या है कि हमें कहीं ना कहीं हमें फायदा होगा, तो बहुत सारे ऐड हुए थे। इससे क्या है, बीएसएनएल ने प्रॉफिट कमाया था 262 करोड़ का प्रॉफिट। यहीं से बात शुरू हुई कि भाई साहब, अब कंपनी ने, जैसे कि बीएसएनएल ने 262 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है तो अब कहीं ना कहीं हमारी थर्ड पीआरसी लागू हो सकती है, जो कि पिछले 9 साल से पेंडिंग है। ठीक है, अक्टूबर 2025 को फिर ड्राफ्ट एग्रीमेंट पर साइन हुए और फिर ऐसा करके दबाव बनाते बनाते बोर्ड का अप्रूवल ले लिया। ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट कमेटी, फिर रेमुनरेशन कमेटी, फोर्थ बोर्ड का अप्रूवल ले लिया है। अभी फाइल क्या है, डोट के पास गई, दिल्ली सरकार के पास है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर बात यही आती है कि
प्रॉफिट में नहीं थी बीएसएनएल, ठीक है। क्योंकि कंपनियां घाटे में है, इसलिए सरकार वर्किंग कर्मचारियों को 15% फिटमेंट देने से हिचक रही है और इसे 0 या फिर 5% पर अटकाए हुए हैं, ठीक है। अभी वर्किंग कर्मचारी काम कर रहे हैं किसमें? बीएसएनएल में काम कर रहे हैं। कोई सरकार के लिए तो काम नहीं कर रहे, डायरेक्ट बीएसएनएल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जो कि मुनाफे और घाटे से आपकी सैलरी तय करती है। ऐसे में क्या है, सरकार यहाँ पर कंपनी है वो सोच सकती है कि यार घाटे में है कंपनी या फिर लॉस में जा रही है, तो इसे क्या है कि हम कहीं ना कहीं थर्ड पीआरसी में कुछ ना कुछ तो घटाएं, यानी कि थर्ड पीआरसी तो लागू करनी जरूरी है, क्योंकि ऊपर से यूनियंस का दबाव बन रहा है, ठीक है, सरकार दबाव दे रही है, कोर्ट का दबाव आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर थर्ड पीआरसी तो लागू करना जरूरी है। लेकिन किस तरीके से लागू करें इसको, हम कम से कम हो सके तो कम से कम इसका जो खर्चे एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं इनको घटाए, जैसे कि फिटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो 15% फिटमेंट की डिमांड है कर्मचारियों के द्वारा, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सरकार सोच रही है कि हम 0 से, आप भले थर्ड पीआरसी लागू कर देते हैं चलो इनकी, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि 0 से 5% फिटमेंट करेंगे, ठीक है। आप बोलो कि करना है कि नहीं, तो कुछ इस तरीके से अड़े हैं। पेंशनर्स का तर्क देख लेते हैं। देखिए, पेंशनर्स का कहना है कि उनकी पेंशन का जो भुगतान है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया आपको, न कि कंपनी के मुनाफे से। इसलिए उन्हें कंपनी के घाटे की सजा नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें पूर्ण 15% फिटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए, पेंशनर्स यूनियन का एक ही तर्क है कि भाई साहब, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमारी अगर पेंशन दे सकती है सरकार, तो भैया हमारा जो पेंशन रिवाइज होगा वो 15% फिटमेंट के साथ ही होगा, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि भाई साहब, यहाँ पर घाटे या फिर फायदे का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। सरकार को कभी कोई घाटा या फायदा नहीं होता। सरकार की अगर पेंशन दे सकती है, बीएसएनएल को रिवाइव पैकेज दे सकती है, तो पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज भी कर सकती है, और वो भी 15% फिटमेंट के साथ, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद टकराव की बात करें कि ये टकराव कहां हो रहा है। देखिए, यही भेदभाव शुरू होता है अगर पेंशनर्स को 15% दिया जाए और कर्मचारियों को 0% देखा जाए, तो ये एक बड़ा विवाद बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों की सेवा शर्तें एक ही आधार वर्ष 2017 से लागू होती है या फिर जुड़ी हुई है, ठीक है। यानी कि 2017 इफेक्टिव डेट दोनों की एक ही जगह जुड़ी हुई है, वहीं से आपका पेंशन रिवाइज होगा और उसी तारीख से आपका पे रिवाइज भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 15% और 0 से 5% ये एक तरीके से भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, सेकंड पॉइंट है 2017 के बाद रिटायर होने वालों के लिए अनोमली या फिर विसंगति का क्या मतलब है। जैसे कि 2017 के बाद जो रिटायर हुए हैं उनको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक बात है, अगर पेंशनर्स को 15% मिला और वर्किंग कर्मचारियों को 0 से 5% अगर लागू होता है, तो ऐसे में जो 2017 यानी कि इफेक्टिव डेट के बाद रिटायर हुए हैं उनको बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, उनको बहुत ही बड़ा भारी नुकसान होगा, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए इससे एक जस्ट एग्जांपल से आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि दो कर्मचारी है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए कर्मचारी की अगर हम देखें तो ए कर्मचारी 31 दिसंबर 2016 को, यानी कि इफेक्टिव डेट कौन सी है, 2017, 1 जनवरी 2017 इफेक्टिव डेट है, ठीक है। और जो कर्मचारी ए कर्मचारी वो 31 दिसंबर 2016 को, यानी कि एक दिन पहले रिटायर हुआ, तो उससे पेंशन रिवीजन का लाभ मिलेगा, ठीक है। वो एक तरीके से पेंशनर बन गया, ठीक है। पेंशनर्स को पेंशन कौन देता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि डोट देती है। अब पेंशनर्स को अगर 15% फिटमेंट लागू हुआ, तो ये जो पेंशनर्स है, जो कि ये पेंशनर है, ये एक दिन पहले इफेक्टिव डेट के एक दिन पहले रिटायर हुआ, तो ये भी पेंशनर बन गया, तो इसको 15% फिटमेंट का लाभ मिलेगा, ठीक है। अभी हम कर्मचारी बी की बात करें तो यहां पर वो 2 जनवरी 2017 को रिटायर हुआ, ठीक है, यानी कि इफेक्टिव डेट के एक दिन बाद। तो वो क्या बना, वो इफेक्टिव डेट के बाद एक तरीके से कर्मचारी है जो कि कार्यरत है, और कर्मचारियों के लिए क्या लागू हुआ है, 0 से 5% फिटमेंट। तो वो घाटे में हुआ कि नहीं भाई साहब, वो कितना घाटा सहन करेगा, मतलब सिर्फ एक दिन की वजह से, भले वो 1/1/2017 से यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू होती तो वो कोई पेंशनर तो बनता नहीं, लेकिन एक दिन बाद यहाँ पर रिटायर हुआ तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। वो वर्किंग स्टाफ की श्रेणी में गिना गया है। जब फिटमेंट तय हो रहा था, अगर वर्किंग स्टाफ को 0 या फिर 5% फिटमेंट मिलता है तो बी की पेंशन ए के मुकाबले बहुत कम रह जाएगी, जबकि बी ने ए से ज्यादा सर्विस की है, ठीक है। यानी कि ए पेंशनर है जो कि थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट के एक दिन पहले रिटायर हो गया और वो पेंशनर बन गया, और पेंशनर्स को
यहाँ पर कोर्ट के हिसाब से 15% फिटमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि भाई साहब सरकार से पेंशन मिलती है, उनको कंपनी के घाटे या फिर मुनाफे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनको 15% मिल गया। तो ये जो ए पेंशनर्स है ये इफेक्टिव डेट से पहले रिटायर हो गया तो पेंशनर्स बन गया, ठीक है। तो पेंशनर्स को 15% मिलेगी तो उसको फायदा ही फायदा। और जो बी है वो इफेक्टिव डेट के एक दिन बाद रिटायर हुआ तो उसको घाटा, क्योंकि वो वर्किंग कर्मचारियों की लिस्ट में आ गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इफेक्टिव डेट के एक दिन बाद तक नौकरी की है। अब ऐसे में क्या है कि उसको वर्किंग कर्मचारियों की तरह, जैसे कि अगर भारत सरकार या फिर बीएसएनएल तय करती है कि 0 से 5% फिटमेंट देना चाहिए वर्किंग कर्मचारियों को, और 5% फिटमेंट उसको भी मिलेगा, ठीक है, एक दिन बाद रिटायर हुआ है तो देखा जाए तो जो पेंशनर एक दिन पहले रिटायर हुआ उसके मुकाबले उसको बहुत कम पेंशन मिलेगी, ठीक है। तो भाई साहब मेरा कहना है जो 2017 के बाद रिटायर हुए हैं उनको बहुत ज्यादा घाटा होगा, ठीक है, यानी कि बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि सरकार ही भेदभाव कर रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की विसंगति या फिर अनोमली पैदा होने वाली है, ठीक है। अभी देखते हैं विसंगति अनोमली ये है कि एक जूनियर या फिर बाद में रिटायर होने वाले व्यक्ति की पेंशन या फिर सैलरी अपने सीनियर या फिर पहले रिटायर होने वाले व्यक्ति से कम हो जाना। इससे क्या होता है, कोर्ट के केस वगैरह बढ़ते हैं, ठीक है, जिससे बचने के लिए डोट अब 30 मार्च 2026 तक का समय लेकर समान फिटमेंट या फिर यूनिफॉर्म फिटमेंट का रास्ता ढूंढ सकती है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर सरकार चाहती है कि भाई साहब अगर हमने ऐसा किया कि पेंशनर्स को 15% दे दिया और कर्मचारियों को 0 से 5% दे दिया, तो इस भेदभाव के कारण क्या है, दिक्कतें बढ़ेंगी। हो सकता है कर्मचारी हड़ताल पे चले जाए, ठीक है, क्योंकि भाई साहब वो तो अभी काम कर रहे हैं और उनकी वजह से ही 4G और 5G रोल आउट हो रहा है। अगर वो हड़ताल पे चले गए तो दिक्कत हो सकती है कंपनी में, ठीक है, भारी लॉस हो सकता है फिर से, जैसे कि 12 फरवरी को एक दिन काम रोको जब हड़ताल हुई थी उससे हुआ था। तो इसलिए क्या है, इन्होंने बीच का रास्ता ढूंढा है कि 30 मार्च को कोर्ट के फैसले के अनुसार हमें क्या करना है या फिर कोर्ट में क्या यहाँ पर जवाब देने हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि बीच का रास्ता, यानी कि हो सकता है सभी के लिए 10% फिटमेंट लागू हो जाए। आज की अपडेट और अगर बीच के रास्ते की बात करूं तो फिलहाल की स्थिति में डोट और वित्त मंत्रालय के बीच में इस पर मंथन चल रहा है। एक हिसाब से देखा जाए तो कि 5% की चर्चा की अगर बात करूं तो चर्चा यह है कि अगर सबको एक समान 5% फिटमेंट दिया जाता है तो विसंगति यानी कि जो अनोमलीज होने की समस्या खत्म हो जाएगी और सरकार पर वित्तीय बोझ कम पड़ेगा। हालांकि पेंशनर्स एसोसिएशन इसका कड़ा विरोध कर सकते हैं क्योंकि वे 15% पर राजी नहीं है, ठीक है। देखिए, क्योंकि वो 15% से कम पर राजी नहीं है, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर बीच का रास्ता 5% पर निकालने की तैयारी में है, ठीक है। अगर 5% फिटमेंट लागू कर दिया तो देखिए इससे एक तो कंपनी का फायदा हो जाएगा, क्योंकि 15% से कहीं ना कहीं कम है 5%, ठीक है, 5 से मतलब 3 गुना कम है। अगर ये निकाल दिया तो कंपनी का फायदा हो जाएगा और इससे क्या है, एक समान फिटमेंट दोनों को मिल जाएगा, पेंशनर्स को भी मिलेगा और कर्मचारी को भी। तो वो एक तरीके से जो अनोमली पैदा होने वाली थी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पेंशनर्स हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि भाई साहब पेंशन वही बोलेंगे, भाई साहब हमारा जो फंड है वो आता है डोट से, भारत सरकार से आता है, तो हमें मुनाफे से क्या लेना देना, हमारी जो ये 3 गुना पेंशन क्यों कम कर रहे हो, हमें तो कहीं ना कहीं फायदा ही हो रहा है ना। मतलब 15% हमें मिलेगा तो उससे हमारा फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं, ठीक है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो उनको 5% मिलेगा तो पेंशनर्स को भारी नुकसान होगा। अगर 5% फिटमेंट कर्मचारियों को मिलेगा तो उनका फायदा नहीं, एक हिसाब से देखा जाए तो दोनों का ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो 15% तो दोनों को मिलना चाहिए, लेकिन कर्मचारियों को नहीं मिल सकता क्योंकि कंपनी लॉस में है। और पेंशनर्स को 15% अगर मिलता है तो ये एक हिसाब से भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। तो ये है। अभी डेडलाइन की बात करूं तो देखिए यहाँ पर 30 मार्च तक विभाग इस पर ठोस प्रस्ताव कैबिनेट या फिर सक्षम अधिकारी के पास भेजने की तैयारी में है, ताकि इस लंबे समय से लटके हुए इशू को सुलझाया जा सके, ठीक है। कुल मिलाकर बात ये आती है कि सरकार के लिए ये एक तरीके से देखा जाए तो इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति हो सकती है, ठीक है। अगर 15% केवल पेंशनर्स को देते हैं तो अनोमली पैदा हो जाएगी, ठीक है, और वर्किंग स्टाफ हड़ताल पे जा सकता है। अगर 5% सबको लागू करते हैं तो एक हिसाब से देखा जाए तो पेंशनर्स नाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये वीडियो था इस बारे में कि फिटमेंट फैक्टर पर जो भेदभाव किया जा रहा है उस पर हमारी आज इस वीडियो में चर्चा थी, ठीक है। और आपको क्लियर कर दिया है मैंने कि 5% अगर फिटमेंट लागू हो जाता है तो क्या नुकसान हो सकता है, पेंशनर्स भी इसको झेल नहीं पाएंगे, और अगर कर्मचारियों को 5% दिया गया और पेंशनर्स को 15% दिया गया तो किस तरीके से हड़ताल हो सकती है वो मैंने आज
इस वीडियो में डिटेल तरीके से क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।